Assalamu alaikum, dear students, my dear colleagues, seniors, juniors. My name is Fakhr Hayat, Advocate High Court. My dear students, today our lecture is very important, especially हमारे उन दोस्तों के लिए, हमारे उन लॉयर कोलीग्स के लिए जिन्होंने बार बार ये सवाल पूछा कि सर हमें कुछ ऐसी टिप्स बता दें कि हम किस तरह से अच्छे तरीके से अपने जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज की तैयारी करें कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हमारा पेपर पास हो जाए। तो आज आपसे इंशाल्लाह मैं 10 गोल्डन टिप्स आपसे शेयर करूंगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर कर सकेंगे। तो आइए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर हमारी जो 10 गोल्डन टिप्स हैं उनके स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, थोड़ा सा एंटरटेन के लिए, मैंने एक शेर आप लोगों के लिए जो है आप लोगों से डिस्कस करना है। आप लोगों को एक शेर मैंने पढ़ के सुनाना है। तो पहले मैं आपको शेर सुनाता हूं, फिर हम अपनी बात करेंगे। एंटरटेन भी हो जाएगा और साथ हमारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा। जी जनाब, तो शेर ये है, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। हाथ जो आपका ये हैंड है, ये एक तसव्वुर है, जस्ट इमेजिनेशन है कि हाथ, शायर कहता है कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कि किस धागे को जुदा किससे करें। मैं शेर एक दफा रिपीट कर देता हूं, इसको जरा समझिएगा, बड़ी काम की बात की गई है। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता किस धागे को जुदा किससे करें। इस शेर को आप जिस भी डायमेंशन में लेकर जाना चाहें आप लेकर जा सकते हैं। अगर आप इश्क मजाजी की तरफ लेना चाहें उधर भी लेके जा सकते हैं, हकीकत की तरफ, इश्क हकीकी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, मार्फत की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और दुनिया जहान के जो मसाइल हैं, जब इंसान इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, जैसे जैसे ग्रो करता है और जैसे जैसे इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं और वो मुआशरे के हालात देखता है, मुआशरे की जो मजलूमियत है वो देखता है, तो वो उलझ जाता है। तो ये बेसिकली, चूंकि दुनिया में, ये दुनिया हकीकत की दुनिया नहीं है, हकीकत की दुनिया कुछ और है। ये दुनिया एक वर्चुअल इमेज है जो कुरान पाक में फरमाया गया है कि ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हाँ, ये दुनिया 100% धोखा है, और धोखा का मतलब ये है कि जो आंख से नजर आ रहा है वो वैसा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि दुनिया में धोखा इसलिए दुनिया को कहा गया है कि ये दुनिया रहने की परमानेंट जगह नहीं है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ना आए हैं और ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं। चंद दिन का आपका आर्जी स्टे है, थोड़ी सी जिंदगी गुजार के आप आंख बंद करके किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए इस दुनिया में जी नहीं लगाना, इस दुनिया में इंसानियत को सामने रखना है, ठीक है। तो चूंकि आज के दौर में हर इंसान उलझा हुआ है, ठीक है, ये दुनिया है ही उलझन, एक उलझन खाना है दुनिया, ये दुनिया को सुकून की जगह नहीं है, ठीक है। इसलिए इस दुनिया में जी नहीं लगाना, यहाँ पर इंसानियत को सामने रखना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है और दुनिया से चले जाना है। यही तो है एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इन उलझनों में जब इंसान पड़ता है, और स्पेशली मेरे वो वाले दोस्त जो शादीशुदा लोग हैं और जिनकी एज 40-50 साल के करीब है, वो इस शेर की अफादियत को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप इस पोइट्री की जो एक रियलिटी है, इसको डीप आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो फिर आप जब आपका टाइम निकले आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। शेर क्या था? हाथ उलझे हुए रेशम में फंसाए बैठे हैं, अब बता किस धागे को जुदा किससे करें। तो शेर हो गया जी खत्म। अब शेर की दुनिया से वापस आ जाएं। हमारा ये जो लेक्चर है ये है कि जी आप अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज की तैयारी किस तरह से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, वो कौन सा ऐसा फार्मूला है, वो कौन सा ऐसा राज है, वो कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम जो है, हमारे जो लॉयर्स दोस्त कुलीग्स हैं, हमारे जूनियर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जुडिशरी के एग्जाम को क्लियर कर जाएं, ठीक है जी। तो वो टिप्स कौन सी हैं, आए हम स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, टॉप 10 गोल्डन टिप्स। डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरा लेक्चर आप जब भी सुने आप फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने, किसी ऐसी जगह पर बैठ कर सुने
जहां पर आप बिल्कुल तन्हा हो, आप अकेले हो, ताकि आपकी सारी कंसंट्रेशन, आपकी सारी तवज्जो लेक्चर के अंदर हो। सबसे पहली बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्डन टिप्स नंबर 1। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर क्या मैं एकेडमी ज्वाइन करूं या ना करूं, एकेडमी ज्वाइन करने का कोई फायदा है या नहीं है, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी करूं। और कुछ लोग नहीं पूछते, वो अपनी सेल्फ स्टडी करते रहते हैं या फिर एकेडमी जाते रहते हैं। लेकिन एकेडमी के सवाल को लेकर और सेल्फ स्टडी को लेकर तकरीबन हर स्टूडेंट के माइंड में ये एक कंफ्यूजन है कि अगर मैं एकेडमी चला जाता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, और अगर मैं एकेडमी नहीं गया तो क्या मुझे एकेडमी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और जो एकेडमी से होकर वापस आ गए हैं वो फीडबैक दे रहे हैं कि एकेडमियों में तो कुछ नहीं रखा। सबसे पहले तो आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि एकेडमी बेटर है या सेल्फ स्टडी बेटर है, और फिर आप जो है नतीजा खुद अखज कर लेंगे कि आपको किस तरफ जाना है। तो माय डियर, सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कुछ देखें, लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग वो हमेशा आप किसी सीनियर से करते हैं, हमेशा आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, हमेशा आप किसी इदारे से करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी सेल्फ स्टडी है इसको आप लर्निंग नहीं कह सकते, इसको आप रीडिंग तो कह सकते हैं। जिस तरह से आपने जिंदगी में कभी अखबार पढ़ना नहीं सीखा, अगर आप डॉन न्यूज पढ़ते हैं, अगर आप जंग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप टीवी के ऊपर खबरें सुनते हैं, तो ये जस्ट आपकी लिसनिंग और रीडिंग है जो आपने कहीं से नहीं सीखी। आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना जिंदगी में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर सीखा है, या न्यूज़पेपर को पढ़ने की क्लासेस ली हैं कभी? नहीं ली ना, ठीक है। मेरा मकसद बात करने का यह है कि ये तो जस्ट एक रीडिंग है। आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो जस्ट आपकी एक रीडिंग है, वो आपकी लर्निंग नहीं है, वो आपकी स्किल नहीं है जो डेवलप हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और स्किल जो है, स्किल घर बैठे डेवलप नहीं होती, ठीक है। स्किल के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट, किसी इदारे में जाना पड़ता है। घर बैठ के आप एक लिसनर्स तो बन सकते हैं, कि रीडर तो कर सकते हैं, रीडर तो बन सकते हैं, रीडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होंगी जिन स्किल्स की रिक्वायर्ड है। जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है वो आपके अंदर डेवलप नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो अपने घर बैठ के अपनी तैयारी करता है जुडिशरी की। सबसे पहले वो क्या करता है कि जनाब अपनी बुक्स ले आता है, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, बेयर एक्ट्स को, फिर गाइड्स को, और फिर जाके पेपर में बैठ जाता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम दो अकेडमी से होकर आ गए हैं, सेल्फ स्टडी की है, इतनी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। तो जब उनसे मैंने ये कहा कि ये एफआईआर पकड़ें और मुझे चार्ज फ्रेम करके दें, ये एफआईआर पकड़ें और ये चालान पकड़ें, तो इस एफआईआर में जो ऑफेंस लगा हुआ है इसका चार्ज फ्रेम करें, बैठ जाए चार्ज फ्रेम करें। स्टूडेंट्स कहता है कि सर मुझे तो करना नहीं आता। अरे भाई, अगर आपको करना नहीं आता तो आपने सीखा है किसी जगह से कि हाउ टू फ्रेम चार्ज, चार्ज किस तरह से फ्रेम करेंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल नेचर की एक लर्निंग है, एक स्किल है, एक आर्ट है, एक एक्सपर्टीज है जो आपको किसी अच्छे टीचर ने सिखानी थी, जो आपको किसी अच्छे मेंटोर ने सिखानी थी। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको किसी आपके सीनियर ने सिखानी थी। आप किसी प्लेटफॉर्म में जाते, किसी ऐसे रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे जहां पर हकीकत में कुछ सिखाया जाता है, टाइम पास नहीं किया जाता, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर गए? नहीं गए। पूछा गया कि आपकी स्टैंडिंग कितनी है, तो कहता सर मेरी स्टैंडिंग तो 10 इयर्स प्लस हो गई है, 10 साल स्टैंडिंग हो गई है, 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है, कई दफा एग्जामिनेशन दे चुका है जुडिशरी के और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के, लेकिन चार्ज फ्रेम करना नहीं आता, इशू फ्रेम करने नहीं आते। अब ये आपका लॉस है जो आपने अपनी सेल्फ स्टडी से हासिल किया है। तो माय डियर, सेल्फ स्टडी आपको रीडिंग तो दे सकती है, जिस तरह से आप अखबार पढ़ते हैं ये भी सेल्फ स्टडी है, और घर पे बैठ के बेयर एक्ट्स को पढ़ना भी सेल्फ स्टडी है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी इज जस्ट अ रीडिंग, इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। सेल्फ स्टडी जस्ट आपकी एक रीडिंग है,
लेकिन जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। अब अगर घर में बैठ के आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने सपोज दैट आप सीआरपीसी की बात करते हैं, तो सपोज दैट अगर आपने सीआरपीसी जो है वो घर में बैठ के पढ़ ली है, अब आपने क्या किया है कि जनाब आपने गाइड देखी, उसमें से कुछ सवाल जो आप देखे तो आपने कह दिया जी मेरी तैयारी हो गई है, और पेपर में जाके बैठ गए और आप फेल हो गए, ठीक है। उसकी रीजन ये थी कि जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की। पहली बात, सेल्फ स्टडी में आपकी वो स्किल्स पॉलिश नहीं होती जो स्किल्स आपको एक टीचर सिखाता है, जो आपका रहनुमा आपको बताता है, जो आपका मेंटोर आपको बताता है, जो आपका सुपरवाइजर आपको बताता है। सीआरपीसी की जस्ट रीडिंग करना कोई इशू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ ली है तो आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि पूरी सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। जुरिस्डिक्शन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रायल्स का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायल 5 किस्म के ट्रायल है, हर दफा ट्रायल में से एक सवाल आता है, और जस्ट ट्रायल को सीआरपीसी में से पढ़ना कोई फन नहीं है। ट्रायल के क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, उस हवाले से उस क्वेश्चन को बार बार अपने हाथ से लिखना, उसके टेस्ट देने, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में आप घर बैठ के खुद अपने आप को टेस्ट नहीं दे सकते, आप खुद अपने आप को चेक नहीं कर सकते। इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। ये सारे नुकसान हैं सेल्फ स्टडी के, ठीक है। आप अब सेल्फ स्टडी हमारे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, या हमारे जो पाकिस्तानी लोगों की जो जहनीयत है, या हमारा जो एक हम माजरत के साथ, मेरे जो लायर दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं सब, तो मैं अपने लायर कोलीग्स की एक नेगेटिविटी आपसे डिस्कस करता हूं कि हम जब वकील बन जाते हैं ना, तो हम अपने मोहल्ले वालों का, हर इंसान ऐसा तो नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोग मोहल्ले वालों का जीना हराम कर देते हैं। एक वकील बन गया ना जो, मतलब ऐसे टाई शाई लगा के ऐसे अकड़ के चलेगा कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं। अब वो जो आपके अंदर एक प्राउड आ जाता है, आना भी चाहिए। लॉ इज द मोस्ट रिवार्डिंग प्रोफेशन, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन आजिज़ी बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने आप को बहुत कुछ समझ लेते हैं ना जी, कि मुझे तो अब लॉ भी आता है, मुझे तो कानून भी आता है, मैं तो फलां कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं हुई कि आप अपनी गलतियां निकाल सकें। जो आपका जुडिशरी का एग्जामिनेशन है ना जी, ये आपसे एक प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन डिमांड करता है, जो आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी से हासिल नहीं कर सकते। लाजमी तौर पर आपको कोई अच्छा टीचर चाहिए, आपको कोई अच्छा मेंटोर चाहिए जो आपको चार्ज फ्रेम करना सिखाए। आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करें, 10 साल करें, 20 साल करें, मेरा लेक्चर ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे, मेरे सीनियर लॉयर्स, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो मेरा ये लेक्चर, आप अगर जूनियर सुन रहे हैं तो आप सीनियर्स को मेरा लेक्चर सुनाएं और उनको बताएं, उनसे डिस्कस करें कि सर जो बात कर रहे हैं इस बात में कितना दम है, इस बात में कितना वजन है। यकीन करें, आप अपनी कचहरी का राउंड लगा लें, कल एफआईआर हाथ में पकड़ें, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपकी कचहरी में अगर 1000 वकला हैं, 2000 वकला हैं, 4000 वकला हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, 50,000 वकला हैं, आप एक सैंपल के तौर पे 100 चैम्बर्स, 100 चैम्बर्स पे आप जाएं और आप उनको कहें कि जी ये एफआईआर है, तो काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, इस एफआईआर का मुझे चार्ज फ्रेम करके दे दें। पहली बात, कोई भी सीनियर आपको टाइम नहीं देगा। दूसरी बात, ऐसे ऐसे लोग जिनकी प्रैक्टिस 20-20 साल है, 30-30 साल है, सर उनको चार्ज फ्रेम करना नहीं आएगा। वो आपको देख के एफआईआर देख के बता नहीं सकते कि इसमें क्या चार्ज फ्रेम होगा। 80 to 90% हमारे जो लॉयर्स हैं उनकी नेचर ये बन चुकी है कि जस्ट को थोड़ी बहुत ही अपनी प्रैक्टिस करनी है तो करें, स्किल्स पे काम हम लॉयर्स नहीं करते, ठीक है। स्किल्स तो घर बैठे तो स्किल्स आएंगी नहीं, ठीक है, ये तो सीखने से आती हैं। तो वो वाले स्टूडेंट्स, अब अगर इस सेल्फ स्टडी के टॉपिक पे मैं बोलना चाहूं तो मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूं। मैं आपको कंपैरिजन करके बता सकता हूं कि एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा सुपरवाइजर, एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा मुर्शद, एक अच्छा गुरु क्यों जरूरी है। अगर इस टॉपिक में बोलना चाहूं तो 2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में क्रक्स ये बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी जो है उसमें काफी सारे ऐसे फ्लॉज हैं, काफी सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं
जो आप खुद को समझ नहीं आते, आपकी स्किल्स पॉलिश नहीं होती, आपकी लर्निंग उस लेवल की नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। अगर आप हकीकत में वाकई अपनी स्टडी के साथ सिंसियर हैं और आप अपना जुडिशरी के एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपने सेल्फ स्टडी तो 2 साल करके देख ली, 5 साल करके देख ली, 10 साल करके देख ली, ठीक है। और सेल्फ स्टडी के पीछे हमारे कुछ लॉयर्स का एक और भी फार्मूला होता है कि एकेडमी में जाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी। तो माय डियर, इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता। जब तक आप इनपुट नहीं डालते आउटपुट नहीं आएगा। तो ये आपकी वो वाली ड्रॉबैक है जो आप ये सोच के घर बैठे रहते हैं, और अदरवाइज आप जो है अपनी शॉपिंग पे इधर उधर यूजलेस एक्टिविटीज में आप अपने हजारों लाखों रुपए उजाड़ देते हैं। लेकिन अपने कैरियर पर जब आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहां पर आप चुप करके बैठ जाते हैं और आप सेल्फ स्टडी का मोड इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ सकेगी, वो कैपेबिलिटी नहीं आ सकेगी जो उस स्टूडेंट्स में आएगी जो स्टूडेंट किसी अच्छी प्लेटफॉर्म पर, किसी अच्छे टीचर, किसी अच्छे मेंटोर के साथ कनेक्टेड है और उसके पास डेली बेसिस पर लर्निंग हो रही है, कुछ सीख रहा है, ठीक है। जो एक अच्छे टीचर के पास जाता है, चाहे वो एकेडमी में जाए, चाहे उसके घर जाए, चाहे वो उससे ट्यूशन पढ़े, चाहे वो उससे सेपरेट स्टडी करे, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी करने वाला जस्ट एक रीडर ही रहेगा हमेशा। और जो किसी टीचर के पास जाता है, जरूरी नहीं है कि एकेडमी में जाए, आप टीचर के घर जाके भी पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं। जो टीचर के पास जाएगा उसमें और सेल्फ स्टडी में फर्क ये होगा कि सेल्फ स्टडी वाला एक रीडर कहलाएगा और टीचर के पास जाने वाला एक लर्नर कहलाएगा। वो कुछ लर्न कर रहा है, वो जो जस्ट डेली बेसिस पर कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप चाहे आप एकेडमी जाएं, चाहे आप किसी अच्छे टीचर के पास जाएं, चाहे आप किसी अच्छे टीचर से ट्यूशन रख लें, चाहे आप किसी अच्छे सीनियर को ज्वाइन कर लें जो आपको टाइम दे सकता हो, लेकिन वो सीनियर जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है वो आपको टाइम नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके पास अपनी प्रैक्टिस के लिए इतना ज्यादा रश है, उसके माइंड में इतना हैवी बर्डन है, वो अपना केस तैयार करे या आपको पढ़ाए, ठीक है। वो अपना ऑफकोर्स वो अपना केस तैयार करेगा, उसको अपने क्लाइंट से ज्यादा जो है उसके क्लाइंट उससे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा वकील है, मेरा जो काउंसिल है वो मेरा केस विन करेगा। इसलिए अपने सीनियर से आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी। मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि सर मेरा सीनियर मुझे पढ़ाता नहीं है, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे लिफ्ट नहीं करवाता, मैं सवाल पूछता हूं जवाब नहीं देता, वो चाहता ही नहीं कि मैं सीख जाऊं, वो चाहता ही नहीं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। तो माय डियर, ये बात नहीं है। अगर आपका सीनियर एक अच्छा सीनियर है, उसका प्रैक्टिसिंग चैम्बर है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है, उसके पास साइल इतने हैं और साइल का इतना रश है और साइल की सारी उम्मीदें तो उस काउंसिल के ऊपर है कि मेरा काउंसिल विन करेगा। तो इसलिए आप उसको तंग ना करें, आप उसको मजबूर ना करें और ना उसके गिले शिकवे करें। आप कोई ऐसा इंसान तलाश करें जो टीचिंग करता हो, ठीक है, टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी करता हो, वो आपको लर्न भी करवाएगा और आपको प्रैक्टिस भी सिखाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी की निस्बत मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि एकेडमी या फिर एक अच्छा टीचर मेंटोर, आप उसके साथ अगर कनेक्ट हो जाएं तो वो 100 गुना बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यह था सबसे पहला गोल्डन टिप कि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि एकेडमी ज्यादा बेटर थी या सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर थी। यहां पर मैं एक और बात आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्जाम देना चाहते हैं, डीडीपीपी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी शर्म फील करते हैं, शर्म और शेम इस तरह से फील करते हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि जी अब तो हमारे बाल भी सफेद होना शुरू हो गए, हमारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई है, एज 40-50 साल हो गई है, लेकिन हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्जाम तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं करता कि हम किसी एकेडमी में जाके बैठ जाएं। वहां पे यंगस्टर्स बैठे होते हैं, अभी यंग बच्चे जो लॉ करके हैं वो बैठे होते हैं और वो ऐसे फील करते हैं कि ये पता नहीं कौन आ गया क्लास में, ये तो अंकल आ गए क्लास में, और हमें अच्छा फील नहीं होता, हम जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते। हाँ, ये आपकी फीलिंग में समझ सकता हूं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है, ये लेकिन ये एक जेन्युइन इशू है। हमारे वो वाले स्टूडेंट्स, स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स
जिन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्जाम देना है, उसके लिए तो प्रैक्टिस ही 10 ईयर प्लस रिक्वायर्ड है। 10 साल की तो आपकी स्टैंडिंग मस्ट है। अगर आपकी 10 साल की स्टैंडिंग मस्ट है तो भाई आपके 40 साल एज तो हो चुकी है, आपके बाल तो सफेद हो चुके हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो फील ये करते हैं कि हम क्लास में जाके बैठना नहीं चाहते। अगर हम क्लास में जाके बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम जो है यंगस्टर्स के साथ आके बैठ गए हैं, हमारी एज ज्यादा हो गई है। वो खुद को थोड़ा सा सीनियर फील करते हैं। एक तो ये बात भी है, और दूसरा ये भी शो करवाते हैं कि मैं तो अब एक बहुत सीनियर वकील हूं, अब मुझे एकेडमी में जाकर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को जब आप फील करेंगे कि मुझे किसी जगह जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मुझे किसी अच्छे टीचर या मेंटोर की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद सीनियर हूं, तो फिर भाई आप सेल्फ स्टडी वाली सिचुएशन में रहेंगे। आपके अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटीज नहीं आ सकेंगी, आप लर्न नहीं कर सकेंगे। देखें, मदीने में जब वो महाजर और अंसार को इकट्ठा किया गया तो उनके लिए तलीम बालगा का जो निजाम लाया गया था, तो उसमें तो बूढ़े बूढ़े भी बैठे हुए क्लासेस ले रहे थे, वो पढ़ रहे थे कि हम पढ़ना सिखाएं, हमें नॉलेज से हमें इल्म सिखाएं। इस बात की कभी भी परवाह नहीं करनी कि आपकी एज कितनी होगी है, आपके बाल सफेद हो गए हैं, ये काले हैं, आप कल्फ लगाते हैं कि नहीं लगाते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप एकेडमी में नहीं जाना चाहते तो आप किसी टीचर के साथ, मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो आपने इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, आपने पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो इस चीज की परवाह नहीं करते कि मेरी एज कितनी होगी, मैं क्लास में बैठूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे। वो ये समझते हैं कि मैं सीनियर हूँ और बाकी क्लास वाले स्टूडेंट्स बच्चे होंगे। ठीक है, इस चीज की परवाह आपने नहीं करनी। तो जो पहली गोल्डन टिप है उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सेल्फ स्टडी की निस्बत बेहतर है आप किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन करें। अब वो टीचर आपको एकेडमी में मिल जाए, कचहरी में मिल जाए, गली मोहल्ले में मिल जाए, आप इंडिविजुअली आप कनेक्ट हो जाए, ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ढूंढना है ऐसा टीचर कौन सा हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, गोल्डन टिप नंबर 2, मेक एट लीस्ट वन मेंटोर। वही बात आ गई जो ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कम से कम एक मेंटोर आपने बनाना है, कम से कम एक टीचर ऐसा होना चाहिए। मेक एट लीस्ट वन मेंटोर, कनेक्ट विद हिम, उसके साथ कनेक्ट यानी राब्ते में रहो, कांटेक्ट विद हिम ऑन डेली बेसिस। आपने उसके साथ डेली बेसिस पर राब्ते में रहना है। टेल हिम योर रूटीन लाइफ, आपने डेली उसको बताना है कि मेरी रूटीन्स क्या हैं। वो आपका मेंटोर भी होगा, वो आपका टीचर भी होगा, वो आपका सुपरवाइजर भी होगा। आपने उसको डेली बेसिस पर बताना है कि आज मैंने ये एक्टिविटी की है, आज मैंने अपनी स्टडी के लिए इतना टाइम निकाला है, आज मैंने जो आपने मुझे काम दिया था, जो आपने मुझे बताया था, वो 2 चैप्टर मैंने कर लिए हैं। ठीक है, देखें, जो आपका टीचर होता है ना, जो आपका मेंटोर होता है, जो आपको सुपरवाइज करता है डेली बेसिस पे, एक ऐसा बंदा, सीनियर लेवल का टीचर, उसकी आपके साथ डेली बेसिस पे कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। ठीक है, चाहे आप कॉल पे कनेक्ट रहें, चाहे आप व्हाट्सएप पे रहें, लेकिन आप राब्ते में रहें। आप ये समझें कि मैं जूनियर हूं, वो सीनियर है, मैं स्टूडेंट हूं, वो टीचर है, मैं स्टूडेंट हूं, वो मेंटोर है, मैंने उससे सीखना है, वो मेरा सुपरवाइजर है, मैंने उसको बताना है कि आज मैंने क्या किया है। जब तक आप इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, जब तक आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो आपके अंदर जिम्मेदारी पैदा नहीं होगी कि मैंने कुछ करना है। मिसाल के तौर पर, आप 5 मरले का प्लॉट परचेज किया आपने और आपने उसके ऊपर मकान बनाना है। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, मिस्त्रियों के ऊपर मजदूर लगाकर आप खुद ऊपर काम खड़े होकर नहीं करवाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि मिस्त्री मजदूर ईमानदारी से काम करेंगे, या फिर आपका ख्याल है कि उनका काम करेगा दिल करने को, या फिर आपका क्या ख्याल है कि वो क्वालिटी काम करेंगे, क्वालिटी वर्क करेंगे? वो तो 2 नंबरी के साथ सारा जो है आपका स्ट्रक्चर खराब करके तो भाग जाएंगे और टाइम भी काम पे नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी सुपरविजन में अपना घर बनाते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि अब मेरा काम ठीक हो रहा है। ठीक है, तो जब एक बिल्डिंग किसी सुपरवाइजर के बगैर नहीं बन सकती, तो एक जुडिशरी का तालिब इल्म भी, मैं ये समझता हूं, एक अच्छे सुपरवाइजर के बगैर तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपना एक मेंटोर ढूंढना है, सर्च करना है, चाहे आपको कहीं भी मिल जाए, उसके साथ आपने राब्ते में रहना है। आपने उसके साथ कहना है, उससे कमिटमेंट कर लें कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूं जुडिशरी की, आप सीनियर हैं, आप लॉ भी जानते हैं, प्रैक्टिस भी जानते हैं, तो काइंडली आप मेरी सुपरविजन करें। आपके जो कुछ मुआवजात होंगे, वाजिबात फीस होगी, मैं आपको दे दूंगा, तो काइंडली
मेरी सुपरविजन करें, मुझे बताएं कि मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर चलूं, मैं किस तरह से स्टार्ट करूं, कौन सी बुक्स लेकर आऊं, किस तरह से रीडिंग करूं। अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मुझे पढ़ाएं, उसके बाद ठीक है, और मेरे टेस्ट लें। तो ये आपका हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। एक मेंटोर लाजमी आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी, ये आपने खुद ढूंढना है। पॉइंट नंबर 3, गोल्डन टिप्स नंबर 3, नेवर वेस्ट टाइम इन बार पॉलिटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे जो लॉयर दोस्त हैं, जो लॉयर कोलीग्स हैं, वो बार की सियासत में, बार की पॉलिटिक्स में अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आज आप लॉ करके आए हैं और आपने एक सीनियर को ज्वाइन किया है और आपने कचहरी में आके हर साल इलेक्शंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए 20 साल हो चुके हैं, ना उनकी प्रैक्टिस अच्छे से चल सकी, ना वो किसी एग्जाम में कामयाब हो सके। तो पॉलिटिक्स मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, लेकिन अगर आपने जुडिशरी की तैयारी करनी है तो जुडिशरी की तैयारी वाला जो 1 साल है, वो वाला 1 साल जिस साल आपने तैयारी करनी है, सिर्फ 1 साल पॉलिटिक्स से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। अदरवाइज आपका सारा टाइम पॉलिटिक्स में गुजर जाएगा और एग्जामिनेशन आपके सर पे आ जाएंगे, पेपर वाला दिन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पेपर फेल हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिक्स आप करें, लेकिन वो वाला 1 साल ना करें जिस साल आपने एग्जामिनेशन देने हैं। यानी पेपर से 1 साल पहले तक पॉलिटिक्स छोड़ दें, पेपर्स के बाद दोबारा ज्वाइन कर लें। पॉइंट नंबर 4, लीव एडिक्शन ऑफ गॉसिप्स। जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे लॉयर कोलीग्स को कचहरी की एक एडिक्शन हो चुकी है, कचहरी के माहौल का एक नशा लग चुका है। हमारे लॉयर्स को मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, एडिक्शन जरूरी नहीं है कि आप एक इंसान नशा करता है तो उसको एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन बहुत सी किस्म की है। ज्यादा सोचना भी एक एडिक्शन है, ज्यादा बोलना भी एक एडिक्शन है, बोलने की एडिक्शन, ज्यादा किसी चीज को देखना भी एक एडिक्शन है, ओवर थिंकिंग भी एक एडिक्शन है, किसी चीज से ज्यादा खाना भी एक एडिक्शन है, ठीक है। तो एडिक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे जो लॉयर कोलीग्स हैं, स्पेशली यंग लॉयर्स, अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं कचहरी की एडिक्शन में। अब कचहरी की एडिक्शन क्या है? सुबह घर से निकलना, तैयार होकर आ जाना, सारा दिन चैम्बरों में बैठ के गप्पे लगाना, चाय पीना और शाम को घर वापस चला जाना। ना अच्छी प्रैक्टिस करना, ना लर्निंग करना, ना लाइब्रेरी में जाना, ना अदालतों में जाना, ना कोई प्रैक्टिस करना, ना कुछ करना। तो ये है कचहरी का नशा। सिर्फ आए, फ्री बैठे और गपशप लगाई और चले गए, और कुछ भी नहीं किया सारा दिन, की कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी का कोई काम नहीं किया, ना लर्न किया है ना अर्न किया, ठीक है। ये कचहरी का नशा है, आप इससे काइंडली बच जाएं। 80% हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लॉयर्स इस एडिक्शन का शिकार है, ठीक है जी। तो इस एडिक्शन से भी आपने बचना है, एडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है जी, कचहरी के एडिक्शन से बचें। पॉइंट नंबर 5, मैनेज 6 आवर्स डेली। रोजाना आपने 6 घंटे अपनी एजुकेशन के लिए निकालने हैं। मैनेज 6 आवर्स डेली टू योर स्टडी एंड टेल योर वर्क विद योर सुपरवाइजर। जो अपना सुपरवाइजर या मेंटोर, जिसको आप डेली बेसिस बताते हैं कि आज मैंने ये किया है, उसको बताएं और 6 घंटे अपनी स्टडी के लिए मैनेज करें डेली बेसिस पे। पॉइंट नंबर 6, जॉइंट लाइब्रेरी और मेक अ सेपरेट स्टडी रूम। सबसे अच्छी जगह पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ही है, ठीक है। अगर आप कचहरी में आते हैं तो 5 से 6 घंटे लाइब्रेरी में बैठ जाएं। अगर कचहरी में नहीं आते, घर में बैठे हैं, अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, नहीं बाहर जा सकती, तो घर में बैठ के अपने 5 से 6 घंटे सेपरेटली स्टडी रूम में निकालें और अपना वर्क डेली बेसिस पे करें, और अपने सुपरवाइजर को व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर टच रहें और उसको बताते रहें कि आज मैंने ये काम कर लिया है, आज मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आज मैंने फलां फलां चैप्टर कर लिए हैं। अपने सुपरवाइजर को आपने लाजमी बताना है, अपने टीचर को, अपने मेंटोर को। पॉइंट नंबर 7, फर्स्ट रीडिंग। अब यहां से आप फर्स्ट रीडिंग, आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं कौन सी बुक से स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले आप बेयर एक्ट लें, मेजर एक्ट ले लें, क्रिमिनल का और सिविल का। सबसे पहली रीडिंग आप बेयर एक्ट में से करें, ठीक है। अगर आप खुद बेयर एक्ट रीड नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, टफ लैंग्वेज है, लॉ थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं आप पढ़ सकते, उस लेवल की आपकी एबिलिटी नहीं है चीजों को समझने की, अगर आप चार्ज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ सेल्फ स्टडी का नुकसान क्या है। सेल्फ स्टडी का नुकसान ये है कि अगर आपने सीआरपीसी घर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने चार्ज वाला चैप्टर पढ़ लिया सीआरपीसी का, लेकिन जब आपने चैप्टर पढ़ लिया
क्या आपको चैप्टर पढ़ने के बाद चार्ज फ्रेम करना आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सीआरपीसी में जस्ट चार्ज के मुतालिक लिखा है कि चार्ज क्या है, चार्ज के इसेंशियल्स क्या हैं, चार्ज को फ्रेम किस तरह से करना है ये नहीं लिखा। लेकिन अक्सर एडिशनल सेशन जज और सिविल जज के पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है, रिटन एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, और समटाइम्स तो आपके इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि चार्ज फ्रेम करके बता दें। ठीक है, तो जब आप सीआरपीसी की घर बैठ के रीडिंग करेंगे तो आपको चार्ज फ्रेम करना नहीं आएगा। इसका बेस्ट फार्मूला क्या है, किसी टीचर से सीआरपीसी पढ़ लें, ताकि आपको चार्ज का चैप्टर क्लियर करवाने के साथ साथ आपको चार्ट फ्रेम करना भी सिखा दे। सीआरपीसी जस्ट एक थ्योरी है अगर आप जनरल रीडिंग करें तो, लेकिन ये जो कि पूरा प्रोसीजर है जो कि प्रैक्टिकल नेचर का है, आपको लाजमी तौर पर किसी ऐसे टीचर मेंटोर को बताना पड़ेगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है और जिसका एक्सपीरियंस है, जो आपको चार्ज फ्रेम करना सिखा दे। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट रीडिंग आपने करनी है बेर एक्ट से। पॉइंट नंबर 8, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर लें तो आपने अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो नेक्स्ट टाइम आपने सेकंड रीडिंग करनी है। किससे? नोट्स या गाइड आपको कोई अच्छी मिल जाए तो उससे सेकंड रीडिंग करें। फर्स्ट रीडिंग करें बेर एक्ट से, एक दफा सिलेबस खत्म कर लें। सेकंड रीडिंग आपने कर लेनी है, किसी नोट्स ले लेने हैं या कोई गाइड ले लेनी है, और उधर से आपने पूरा सिलेबस कर लेना है रिवाइज। तो ये आपकी होगी रिवीजन। जब आपकी रिवीजन हो जाएगी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि मेरा सिलेबस भी खत्म हो गया और मेरी रिवीजन भी होगी। आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं जो है मेरी तैयारी हो रही है। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपसे करने वाला हूं, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके ऊपर बड़ी सदमे वाली कैफियत तारी हो जाएगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जी जनाब, आपका सिलेबस भी खत्म हो गया, आपने रिवीजन भी कर ली, आपने जनाब लाइब्रेरी में 6 घंटे भी दिए स्टडी को, आपने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी, सारा साल सीरियस स्टडी भी की, टीचर मेंटोर को भी ज्वाइन किया, सेल्फ स्टडी भी नहीं की, एकेडमी भी गए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपके साथ एक ऐसा सीन हो गया कि आप फेल हो गए। रीजन क्या है? रीजन ये है, अब इस तरफ देखें जी, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8 तक जितने काम आपने किए हैं ना जी, इनका रोल आपके सिविल जज और एडिशनल सेशन जज की तैयारी में, इनका सबका रोल है 49%। कितना? 49%। पहले दिन से लेकर जितना काम भी आपने किया, सिलेबस भी खत्म कर लिया, रिवीजन भी कर ली, सियासत भी छोड़ दी थी, डेली 8 घंटे पढ़ता भी था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए। या फिर अगर आपने पेपर नहीं भी दिए, अभी भी आप इस पोजीशन में हैं कि अगर आप सिलेबस खत्म करने के बावजूद, रिवीजन करने के बावजूद भी अगर आप जाके अपने एग्जामिनेशन में बैठ जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो जाएंगे। और जो रिपीटर हैं वो मेरी बात सुन लें, आप फेल हो चुके होंगे, ये बात मैं आपको लिख कर देता हूं गारंटी के साथ। उसकी रीजन ये क्या है? रीजन ये है कि यहां तक जितने काम आपने किए हैं, सिलेबस भी खत्म हो गया, रिवीजन भी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन ये तो आपने किया जस्ट 49%, और 49% तो पासिंग रेशियो है ही नहीं। आपको जुडिशरी का एग्जाम पास करने के लिए एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, लेकिन आप कहां पर पहुंचे अभी तक? 49% पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद फिर भी पास नहीं हुआ, फिर भी 40%, फिर भी 49% पर हूं, तो भाई बाकी 51% किधर है? बाकी 51% क्या चीज है? कौन सी ऐसी कमी रह गई है जो मैं नहीं कर सका? कौन सा ऐसा काम रह गया है जो अभी तक मुझे नहीं करना आया? कौन सी ऐसी मेरी जो ड्रॉबैक है, कौन सा ऐसा लूप होल है, कौन सा ऐसा फ्लॉ है, कौन सी ऐसी कमी है जो आपको समझ नहीं आ रही? तो उसका रोल है 51%। जो आज तक आपने किया, जितना आपने सुन लिया, पढ़ लिया, सिलेबस खत्म, रिवीजन भी कर ली, फिर भी आप पास नहीं हो सकते जब तक आप वो वाला 51% ना कर लें जो बाकी है। अब वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीरियस लेना है। आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये जो आपके 10 गोल्डन टिप्स में उसमें फर्स्ट 8 टिप्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, उनका रोल कितना है जी? 49%। लेकिन आप यहां तक रहकर पास नहीं हो सकते। अब वो कौन सा काम है जो करने से आप पास होंगे? वो है जी पॉइंट नंबर 9, स्टार्ट टेस्ट सेशन, ज्वाइन टेस्ट सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन अगर आपने टेस्ट ना दिए तो आप पास होने का मत सोचें। आप लोग पास नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उसकी रीजन ये है
कि जस्ट पढ़ना या रीडिंग करना एक डिफरेंट मैटर है, और अच्छा लिखना, अच्छी राइटिंग, गुड राइटिंग, वो वाली राइटिंग जो आपके पेपर में दरकार है, और अपने सवाल को सही तरीके से समझ के लिखना, ये बहुत जरूरी है। आज तक जितना आपने किया है, अपने सिलेबस को खत्म किया, वो आपने एक रीडिंग की है, लेकिन आपने लिखा नहीं है। ठीक है, आपने अपने पास पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं दिए। टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपकी गलतियां आपके अंदर से निकालता है। टेस्ट वो चीज है जो आपको बताता है कि इस जो सवाल आपके पेपर में आया है, एडिशनल सेशन जज के पेपर में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पेपर में, एडीपीपी डीडीपीपी के पेपर में, ये जो सवाल आया है, इसको आपने समझना कि इस सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। जब तक आप किसी अच्छे टीचर को टेस्ट नहीं दे लेते, कभी भी आपकी तैयारी 100% नहीं हो सकती, और कभी भी आपने ये फील नहीं करना कि आप पास हो जाएंगे। पास होने का कोई चक्कर नहीं है, श्योर है कि आप फेल हो जाएंगे अगर आप टेस्ट नहीं देते। तो टेस्ट देना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने वहां जाकर पेपर में लिखना है, वहां जाके आपने पढ़ के नहीं सुनाना किसी रीडर को। आज तक जो आपने अपनी तैयारी की है वो तो आपने जस्ट बुक्स को पढ़ा है, लिखा तो है ही नहीं, टेस्ट तो दिए नहीं है। इसलिए टेस्ट सेशन ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आप कभी पास होने का आप मत सोचें, उस तरफ आप नहीं जा सकते। ठीक है जी, टेस्ट सेशन लाजमी 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 आपने ज्वाइन करना है। और टेस्ट सेशन के साथ आपने क्या करना है, आपने टेस्ट देने हैं, अपने पूरे सिलेबस के टेस्ट देने हैं, और उसके बाद आपने अपने पास पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। वो भी आपका टीचर ही आपको करवाएगा। अगर आप हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे। ठीक है जी, ताकि आपकी तैयारी 100% हो जाए। तो पॉइंट नंबर 10 क्या है, सॉल्व पास्ट पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको फिर थोड़ा सा जोर देके बताता चलूं कि आपकी सारी तैयारी एक तरफ और आपके टेस्ट एक तरफ है। अगर आप सारी तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस भी खत्म कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, फिर भी आपने 49% अपना काम कर लिया है। अभी आप 50% पे भी नहीं पहुंचे, आपने जस्ट 49% किया है। बाकी जो आपका 51%, ये जो आपको नजर आ रही है फिगर 51%, ये आपका डिपेंड करता है टेस्ट देने पर, बार बार 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 टेस्ट देने पर, और आपके पास पेपर्स को सॉल्व करने पर। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं देते, अपने पास पेपर सॉल्व करके किसी टीचर को चेक नहीं करवाते, टेस्ट देकर चेक नहीं करवाते, जस्ट टेस्ट नहीं देना, उसको चेक भी करवाना है कि सर मैंने ये टेस्ट सॉल्व कर लिया है, मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या है, मुझे बताएं कि मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, मुझे बताएं कि मैं 20 में से 16 नंबर कैसे हासिल कर सकता हूं। ठीक है, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा आपकी गलती क्या है। जस्ट सिलेबस को रीड करने से, रिवीजन करने से आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये 10 गोल्डन टिप्स मैंने आपसे शेयर की हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे, सबसे पहले सेल्फ स्टडी नहीं करनी, अगर करनी है तो फिर आपकी मर्जी है। मैं तो ये कहूंगा अच्छे टीचर को ढूंढ लें। पॉइंट नंबर 2, एक मेंटोर ढूंढ लें। पॉइंट नंबर 3, बाहर की पॉलिटिक्स छोड़ दें। नंबर 4, एडिक्शन छोड़ दें, कचहरी की एडिक्शन, मतलब कचहरी में जो फ्री घूमने फिरने की आदत है, पंजाबी में कहते हैं वेला, कचहरी में जो सारा दिन वेला रहने की आदत है, इसको छोड़ दें। पॉइंट नंबर 5, 6 घंटे निकालें और अपने सुपरवाइजर को बताएं, जो आपका टीचर मेंटोर है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। लाइब्रेरी में जगह बनाएं और या फिर अपने घर में बैठ के पढ़ें। नंबर 7, बेयर एक्ट से रीडिंग करें, फर्स्ट सिलेबस खत्म करें, फिर पॉइंट नंबर 8 तक रिवीजन होगी। ये आपके पॉइंट नंबर 8 हो गए। ठीक है, यहां तक आपका 49% काम खत्म हो गया। बाकी इंपॉर्टेंट काम तो आपका शुरू ही अब हुआ है, सिलेबस खत्म करने के बाद ही तो आपका असल काम स्टार्ट होता है, और वो है आपका टेस्ट सेशन और आपके पास पेपर्स को सॉल्व करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंट्स ने, इन 10 गोल्डन टिप्स ने आपको बहुत फायदा दिया होगा, और आप जो है इन पर अमल करके अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप लोग पास हो जाएं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझे अपना मेंटोर या फिर मुझे अपना सुपरवाइजर जो है आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ मेरी सुपरविजन में रहकर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये सारा सिलेबस भी हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं जूम के ऊपर। सारा सिलेबस जो है हम फर्स्ट रीडिंग मेरे से करवाते हैं, फिर अपने नोट्स सेकंड स्टेप पर, और फिर हम टेस्ट लेते हैं बार बार।
टेस्ट लेने के बाद हम पास पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो जब स्टूडेंट पास पेपर सॉल्व करने वाली स्टेज पर आ जाता है तो उसकी तैयारी 100% हो जाती है। ठीक है जी। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, हमें अपना सुपरविजन सिलेक्ट करना चाहते हैं, सुपरवाइजर, तो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313-795-0086। मैं रिपीट कर देता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0313-795-0086। फखर हयात मेरा नाम है। अपने व्हाट्सएप नंबर से आपने मुझे अपना नाम लिखकर आपने मुझे मैसेज करना है अपने व्हाट्सएप से। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा। आपका नाम क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट बार क्या है, तहसील आपकी कौन सी है, आपकी टोटल स्टैंडिंग कितनी हो गई है, आपने लॉ कहां से की है, आपकी परसेंटेज क्या है। 4-5 सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपका नंबर सेव कर लूंगा। और अगर फिर आपने हमारे साथ चलना है, आपने हमारे साथ क्लासेस लेनी है, या आपने सिर्फ क्लासेस नहीं लेनी, आपने घर बैठ के तैयारी करनी है, लेकिन सिर्फ आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, आप सुपरवाइजर जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप जो है टेस्ट सेशन हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सका मैं आप लोगों को गाइड लाजमी करूंगा। तो आज का ये जो लेक्चर है ये खत्म हुआ जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको ये फायदा हुआ होगा। ये गोल्डन टिप्स आप खुद भी इस पर अमल करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कर दें, डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी जो बाहर के आपके ग्रुप्स हैं, आपके बाहर के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे, उसमें इस लेक्चर को आप लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि आपके मैक्सिमम दोस्तों को फायदा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। जब भी आप जो है नमाज पढ़ते हैं, या भी जब भी आपका दिल से आपके दुआ निकले, तो जब भी आपके दिल से दुआ निकलने का टाइम हो, जब भी आप उस कैफियत में हो, तो मुझे मेरी सेहत सलामती के लिए और मेरी जो है कामयाबी के लिए आप लाजमी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना फखर हयात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।